गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का आपका अल्फ़ा डीके। जो अल्फ़ा डीके क्या होता है? अल्फ़ा जो होता है ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव है डीके है। इसमें क्या होता है, इसमें एक परमाणु नाभिक में एक अल्फ़ा कण क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अल्फ़ा कण आप जानते हो क्या होता है, 2He4 यानी कि द्रव्यमान संख्या तो 4 होती है इसकी, और इसका आवेश क्या होता है, 2 होता है। तो जब भी किसी परमाणु या नाभिक से जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इसका मतलब है कि वो परमाणु एक नए परमाणु नाभिक में बदल जाता है और एक अल्फा कण का क्या करता है, क्षय कर देता है, उत्सर्जन करके एक नए नाभिक में बना लेता है। जब कोई भी परमाणु से या नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है और परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये होता है 2He4। तो द्रव्यमान संख्या में तो कितनी कमी आ जाती है, 4 की, और परमाणु संख्या में कितनी कमी आ जाती है, 2 की। तो जो नया नाभिक बनता है उसमें परमाणु संख्या 4 की कमी और 2 परमाणु संख्या की और द्रव्यमान संख्या की 4 की कमी हो जाती है। तो ये उत्सर्जित जो अल्फा कण है इसको हीलियम नाभिक के रूप में भी जाना जाता है। जो मैंने आपको ये बताया 2He4, तो इसे हीलियम नाभिक के रूप में भी जाना जाता है। अब अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी बड़ा हुआ होता है क्योंकि 2He4 होता है तो हीलियम का 4 होता है। अब रदरफोर्ड आप जानते हो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विकिरण के विक्षेपण का अध्ययन करके अल्फा कण को विकिरण के रूप में अलग किया था। ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के द्वारा किया था। अब अल्फा क्षय का जब विक्षेपण होगा तो क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। क्यों? क्योंकि इसके कणों का जो आवेश होता है वो क्या होता है, 2E आवेश होता है। ये 2He4 होता है यानी कि इस पर कितना आवेश होता है, 2E। तो इसका आवेश कितना होता है, 2E, और ये क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है। अब वह हम देखते हैं कि व्हाट इज अल्फा डीके, होता क्या है मेनली। तो अल्फा क्षय एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक से 2 तो न्यूट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन एक साथ बाहर निकलते हैं या एक कण के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो वो क्या होता है, अल्फा डीके होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और तो इनका द्रव्यमान कितना हो गया, 4। तो यानी 4 द्रव्यमान संख्या और 2 आवेश इसमें कमी हो जाती है। और अल्फा डीके का सिंबल इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसे इसको अल्फा से या He2+ से या अल्फा 2+ से इसको अल्फा डीके को डिनोट किया जाता है। अब व्हाट हैपन इन अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा क्षय में यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, आप सब जानते हैं ये क्या है, एक भारी तत्व है। तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सभी भारी तत्व होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूल नाभिक कहते हैं, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। लेकिन ये मूल रूप से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, यानी कि ये होते हैं जो अस्थायी होते हैं, और प्रत्येक नाभिक अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करता है, एक ऐसे रूप में लाने की कोशिश करता है जिससे वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके। तो ये यूरेनियम, थोरियम, रेडियम बहुत भारी तत्व होते हैं और इसलिए ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं में कि नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में नाभिक में बहुत अधिक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन इनके नाभिकों में होते हैं, जिससे इनमें न्यूट्रॉन अनुपात में बहुत बड़ा प्रोटॉन होता है और इन तत्वों को न्यूट्रॉन समृद्ध बनाता है। यानी कि इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, इसलिए ये अस्थिर होते हैं। तो इसलिए इनमें क्या अल्फा क्षय भी संभव हो जाता है, क्योंकि ये अस्थिर होते हैं। तो ये स्थायी नाभिक प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि ये स्थायी नाभिक बनाएं। तो इस प्रकार से एक अल्फा कण के रूप में अपने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करके एक पुत्री नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि एक स्थिर विन्यास प्राप्त करता है, यानी कि एक स्थिर, ये अस्थायी नाभिक जो होते हैं ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करके, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा कण को उत्सर्जित करके एक स्थिर नाभिक, पुत्री नाभिक का निर्माण करते हैं। इन नाभिकों के न्यूक्लियस यानी कि जो मूल नाभिक होते हैं उनके न्यूक्लियस में परमाणु 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो पुत्री नाभिक जिसकी परमाणु संख्या 2 से क्या हो जाती है, कमी, और द्रव्यमान संख्या 4 से कमी, और एक अल्फा पार्टिकल तो बाहर निकलता ही है, इस वजह से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है और पुत्री नाभिक ये प्राप्त होता है। तो यानी कि देखो जैसे एग्जाम्पल में दिखा रखा है
ये क्या है, एक पेरेंट है, पिता है, मूल नाभिक है, ये ZXA, जिसमें SA इसका द्रव्यमान संख्या है और Z की परमाणु संख्या है। तो जब इसमें से एक हीलियम नाभिक या फिर बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल बाहर कर निकलता है तो वो होता है 2He4। तो ये निकलने पर जो हमारे पास डॉटर यानी कि पुत्री नाभिक प्राप्त होता है वो होता है जिसमें के द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी यानी A-4, परमाणु संख्या में 2 की कमी यानी Z-2। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब इसका अल्फा डीके का यूरेनियम नाभिक में भी हम समझ सकते हैं। ये यूरेनियम नाभिक है जो कि होता है 92 यूरेनियम 238। अब इसमें जब अल्फा डीके होता है तो मतलब कि इसमें से 2He4 हीलियम परमाणु क्या हो जाता है, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। तो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी यानी 238 में 4 कमी है, क्या होगा 234, तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी 92 यानी कि 90 थोरियम। तो हमें जो डॉटर नाभिक प्राप्त होता है पुत्री नाभिक वो क्या होती है, थोरियम प्राप्त होती है, जो कि यूरेनियम से अधिक स्थायी होती है। तो यानी कि अधिक स्थायी के नाभिक को प्राप्त करने के लिए अल्फा का क्षय होता है या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा डीके होता है। तो ये था अल्फा डीके। अब गैमाउ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके गैमाउ थ्योरी क्या थी, गाइगर नटल कानून या हम बोल सकते हैं गाइगर नटल नियम। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नियम दिए थे, इसलिए इनके नाम से इनको जाना जाता है। तो गाइगर नटल जो नियम था उसमें उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के साथ एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय निरंतर होता रहता है। और ये संबंध यह भी बताता है कि आधा जीवन क्षय ऊर्जा पर निर्भर होता है, यानी कि आधा जीवन इस टीके में खर्च हो जाता है, इस टीके में ऊर्जा एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए कि आधे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन क्षय ऊर्जा और इस प्रकार के अल्फा कण ऊर्जा में तुलनात्मक रूप से छोटे अंतर बनाते हैं। इस नियम के अनुसार अल्पकालिक आइसोटॉप लंबे जीवित लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान अल्फा कणों को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जो आइसोटॉप होते हैं वो लंबे जीवित लोगों की तुलना में यानी कि लंबे समय तक रहने वाले रेडियोएक्टिव की तुलना में अधिक ऊर्जावान अल्फा कणों का क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। यह कानून हंस गीगर और जॉन मिशेल न्यूटन ने 1911 ईस्वी में दिया था, इसलिए इनको इनके नाम से ही जाना जाता है। अब रेडियोएक्टिव डीके है क्या, आप जानते हैं कि एक परमाणु नाभिक के सहज क्षय या टूटने को क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी क्षय के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक परमाणु नाभिक जब हीलियम नाभिक या बोल सकते हैं कि अल्फा क्षय करता है तो एक तो हीलियम नाभिक बाहर निकलता है और एक पुत्री नाभिक बनता है, यानी कि एक नाभिक दो नाभिकों में टूट जाता है और फिर अपने स्थायित्व नाभिक को प्राप्त करता है। तो एक परमाणु नाभिक के सहज क्षय या टूटने को क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी क्षय या रेडियोएक्टिव डीके के रूप में जाना जाता है। और नाभिक में ये जो क्षय होता है नाभिक से ऊर्जा और पदार्थ की रिहाई का कारण बनता है। तो पदार्थ तो निकलता है, ये साथ ही साथ एनर्जी भी प्राप्त होती है। अब जो मोस्टली कॉमन रेडियोएक्टिव डीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। जो आज हमने इसमें क्या पढ़ा है, अल्फा डीके पढ़ा है। तो अल्फा डीके में क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस इमिट होता है, यानी कि हीलियम नाभिक बाहर निकलता है। बीटा डीके में क्या होते हैं, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में पढ़ेंगे बीटा डीके, उसमें हम पढ़ेंगे इसको क्लियरली। उसके बाद होती है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, हाई एनर्जी फोटोन इमिट होते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हाई एनर्जी फोटोन इस गामा डीके में उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन रूप से 3 प्रकार से रेडियोएक्टिव डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियर डीके और रेडियोएक्टिविटी। इसी को मोस्टली कहा जाता है न्यूक्लियर डीके, नाभिकीय डीके या रेडियोएक्टिविटी भी कहा जाता है। तो द एलिमेंट और आइसोटोप विच इमिट रेडिएशन एंड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो वे आइसोटोप या एलिमेंट्स जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं और इस रेडियोएक्टिव प्रोसेस को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।